अन्या पैकेट को लेकर वॉशरूम में चली जाती है। जब पैकेट को खोल के देखती है तो हैरान रह जाती है। उसमें एक लाल रंग की साड़ी खूबसूरत जारों का काम किया है। दिखने में जितनी खूबसूरत उतनी ही भारी, ये देखकर अन्या असमंज में पड़ जाती है। हल्की फुल्की साड़ी पहनने वाली अन्या भारी साड़ी को कैसे संभालना होता उसे नहीं पता था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अन्या एक ठंडी आह भरते हुए और आधे घंटे के मशक्कत के बाद आखिर साड़ी पहन ही लेती है। साड़ी पहनना अन्या के लिए जंग लड़ने से काम नहीं था। साड़ी के साथ एक कुंदन का हार था जो कि काफी खूबसूरत था। अन्या गले में कुंदन के हार के साथ मंगलसूत्र पहन लेती है और अपने लंबे घने बाल खोलती है। चेहरे पर मेकअप ना होते हुए भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। खुद को मिरर में देखने पर एक पल के लिए अन्या को खुद पर विश्वास नहीं हुआ कि ये वही है। बिल्कुल नई दुल्हन लग रही थी, बस एक कमी थी, सिंदूर, वो भी उसके पास नहीं था। रुद्र दादाजी के कमरे के दरवाजे को नॉक करता है। दादाजी उसे अंदर आने को कहते हैं। उनके इशारे पर रुद्र सोफे पर बैठ जाता है। दिग्विजय जी अपनी कड़क आवाज में रुद्र को देखते हुए कहते हैं, तो आपने क्या सोचा है? रुद्र बिना किसी भाव के साफ लफ्जों में कहता है, शादी करवाने का फैसला आपका था, जो मैंने कर ली। अब इसे मानना न मानना मुझ पर है और मेरा फैसला ये है कि आप भले ही उसे अपनी बहू मान ले, लेकिन मैं उसे अपनी पत्नी होने का अधिकार कभी नहीं दूंगा और इसके लिए आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे। आपकी चाहत थी मेरी शादी, जिसे मैंने पूरा किया। इसके आगे आप मुझसे उम्मीद नहीं रखे तो बेहतर होगा। दादाजी, रुद्र के इस फैसले के बारे में दिग्विजय जी पहले से अनजान नहीं थे। आखिर उन्होंने अपने पोते को बचपन से पाला था और उनकी ही शिक्षा और गुण उसके अंदर थे, इसलिए वो बिल्कुल शांत रहे। दादाजी शांत लहजे में रुद्र से कहते हैं, तुमने अब तक मुझसे पूछा नहीं कि आखिर मैंने इसी लड़की को तुम्हारे लिए क्यों चुना? तुम तो उस दिव्यांका से शादी करना चाहते थे। ये सवाल तो रुद्र के ज़हन में भी कई बार आया था, लेकिन अपने दादाजी के फैसले पर आज तक उसने सवाल नहीं किया था, इसलिए उसने ये बात भी बिना आपत्ति के मान ली थी। और वैसे भी रुद्र ये शादी बस एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा था और दिव्यांका को चुनना उसके 2 साल पहले की गई गलती की भरपाई करने के लिए किया। रुद्र अपने दादाजी की आंखों में देखकर कहता है, जरूरत नहीं है। रुद्र का जवाब सुनकर दिग्विजय जी मुस्कुराते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, जरूरत तो है, लेकिन वक्त नहीं। जब वक्त आएगा तो तुम खुद उस राज से रूबरू करवाएंगे। दिग्विजय जी रुद्र से कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि वो जानते थे उनका पोता ऐसे तो उनकी बात मानने से रहा, इसलिए उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। दादाजी के आदेश पर सब बाहर आ जाते हैं। रुद्र, रेहान, तविश, अभय, शौर्य और एक कोने में आकाश भी था। तविश, अभय, शौर्य सब चौहान मैंशन में ही अधिकतर रहा करते थे, क्योंकि दादाजी उन्हें अपने पोते जैसा ही मानते थे। शौर्य के पेरेंट्स प्लेन क्रैश में काफी पहले गुजर गए थे, इसलिए वो अकेला था और एशिया का टॉप एक्टर भी वही अभय और तविश के डैड और स्टेप मॉम थे। उनके दादाजी दिग्विजय के एक वक्त के अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन बीमारी की वजह से वो जल्दी गुजर गए। अभय को अपने डैड से कोई मतलब नहीं था और न उनकी दौलत से, इसलिए उसने खुद का 7 स्टार होटल का एम्पायर खड़ा किया था। तविश कभी कभार गोयल हाउस चला जाता है, लेकिन उसे भी कुछ खास मतलब नहीं रहता था, इसलिए दिग्विजय जी उसे भी अपने घर में ले आए थे।
सब हॉल में बैठे थे, तभी सबको पायल की आवाज सुनाई देती है। ये उनके घर में 25 साल बाद हो रहा था जब किसी की पायल की आवाज आ रही थी। सबकी नजर खुद ब खुद सीढ़ियों पर चली जाती है। वहाँ अन्या खुद को उस साड़ी में संभालते हुए ध्यान से नीचे उतर रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सब लोग उसे देखते ही रह गए और रुद्र की तो उसे देख सच में सांस ही अटक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये पहली बार था कि किसी लड़की की खूबसूरती उसे इस तरह कायल कर रही थी। वो बिना अपनी पलकें झपकाए बस उसे देख रहा था। शौर्य ने रुद्र का ये रिएक्शन देखकर धीरे से उसके कान के पास जाकर कहता है, भाभी खूबसूरत लग रही है ना। रुद्र ने भी खोए हुए अंदाज में बस हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देख शौर्य को तो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन रुद्र को जल्दी अपनी बात का एहसास हुआ। वो शौर्य को एक तीखी नजर देखकर अपना फोन निकलकर उसमें कुछ करने का नाटक करने लगा, लेकिन न चाहते हुए भी उसकी नजर बार बार अन्या पर जा रही थी। वही अन्या ने जब अपने सामने सिर्फ मेल मेंबर को खुद ऐसे देखते पाया तो वो काफी ऑकवर्ड फील करने लगी। वो अपनी साड़ी ठीक करते हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। तभी दिग्विजय जी अन्या को अपनी ओर आने का इशारा करते हुए कहते हैं, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो बहू, आओ मेरे पास आओ। अन्या भी उनकी बात सुनकर धीरे से सिर हिलाते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। वो सबसे पहले उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। दिग्विजय जी भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर वह अपने आसपास एक नजर दौड़ाते हुए सबको देखती है। वहाँ वो दिग्विजय जी और रुद्र के सिवा शायद किसी को नहीं जानती थी। दादाजी अन्या की तरफ देखकर अपने रौबदार आवाज में कहते हैं, तुम अब तक अपने परिवार से नहीं मिला ना? आओ मैं सबसे तुम्हें मिलवाता हूँ। वो सबसे पहले सोफे पर बैठे एक शांत से आदमी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ये है आकाश राय चौहान, तुम्हारे ससुर और रुद्र के पिता। दादाजी की बात सुनकर अन्या उनकी तरफ बढ़ती है और झुककर उनके पैर छू लेती है। जब से अन्या वहां आई थी, आकाश उसे अपनी पारखी नजर से देख रहे थे। उन्हें अन्या में अपनी कौशल्या की छवि दिख रही थी। वैसी ही सादगी और मासूमियत से भरा चेहरा, होठों की मन मोह लेने वाली मुस्कान, ये सब उन्हें आज अपनी पत्नी की याद दिला रहा था। आशीर्वाद देने के लिए उनका हाथ खुद ब खुद अन्या के सिर पर आ गया। ये देखकर वहां बैठे सभी लोग हैरान थे। आकाश ने शायद ही इन 25 सालों में किसी के सिर पर अपना हाथ फेरा हो, वो भी प्यार से। ये हक तो उन्होंने अपने दोनों बेटों तक को नहीं दिया था। अन्या अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उन्हें एक नजर देखती है, फिर दादाजी के पास वापस आ जाती है। आकाश की आज आंखें नम थी। दादाजी एक प्राउड स्माइल के साथ कहते हैं, आओ बाकी लोगों से मिलते हैं। ये है रेहान राय चौहान, रुद्र का छोटा भाई। दादाजी बस इतना ही कहते हैं कि रेहान एक्साइटेडली आगे आकर अन्या को साइड हग करते हुए कहता है, और आपका प्यारा दुलारा नटखट सा देवर, वेलकम भाभी। रेहान को देख अन्या मुस्कुराते हुए उसे हेलो कहती है, लेकिन किसी की नजर थी जो काफी जानलेवा तरीके से रेहान के हाथ को देख रही थी जो अन्या के कंधे पर था। रेहान अपनी बातों में मगन अन्या को अपने बारे में बता रहा था, जिसे वो मुस्कुराते हुए सुन रही थी। रुद्र का ये लुक शौर्य और अभय ने देख लिया था, जिसके बाद रेहान के आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर वो दोनों अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे।
तभी तविश भी आगे आकर अन्या से हाथ मिलता है। ये देखकर रुद्र गुस्से में उठता है और अन्या और रेहान को घूरते हुए दादाजी के पास आकर कहता है, मेरी मीटिंग है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दादाजी कुछ कह पाते या रोक पाते उससे पहले रुद्र तेजी से बाहर निकल जाता है। अन्या रुद्र को जाते हुए देखकर खुद से कहती है, अब इसे क्या हुआ? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा था? बड़ा अजीब है ये। अन्या तो उसके लुक को भाप नहीं पाई, लेकिन रेहान अपने भाई के हर लुक से वाकिफ था, इसलिए वो भोली सूरत बनाते हुए शौर्य और अभय से पूछता है, क्या मैंने कुछ अभी गलत किया? भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? रेहान के ऐसे पूछने पर शौर्य की हंसी छूट जाती है। वो आगे बढ़ रेहान के गालों को जोर से पिंच करते हुए कहता है, अरे अरे, जैसे कि तू रुद्र को जानता नहीं है। जो चीज उसकी है उसे कोई दूसरा आंख उठाकर भी देखे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तूने तो। इतना बोलते बोलते शौर्य अन्या की ओर इशारा करता है, जो उसे ही देखकर उसके बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। शौर्य आगे बढ़कर अन्या के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाय। वैसे आपको मेरा नाम बताने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि मैं हूँ ही इतना पॉपुलर, पर यहाँ एज सेलिब्रिटी नहीं बल्कि अपने जिगरी यार के दोस्त के नाते आया हूँ, यानी आपके पति का बचपन का साथी शौर्य मित्तल। वेलकम होम भाभी। अन्या भी खुशी खुशी हाथ मिला लेती, नहीं आखिर उसका क्रश शौर्य मित्तल जो उसके सामने था, लेकिन अफसोस अब वो रिश्ते में उसकी भाभी थी। अभय भी खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। सबका नेचर अन्या के प्रति काफी सॉफ्ट और जॉली था, बस रुद्र को छोड़कर। अन्या सबको देखकर सोचती है, क्या सच में ये उस अगडू राय चौहान का परिवार है? वो तो कहीं से भी मेल खाता नहीं लगता इस परिवार से। दादाजी सबके शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद अन्या को कुछ मीठा बनाने के लिए बोलते हैं और एक नौकर के साथ उसे किचन में भेज देते हैं। अन्या अपनी भारी भरकम साड़ी को संभालते हुए किचन में जाती है। किचन को देखकर उसे काफी हैरान होती है। किचन काफी ज्यादा बड़ा और सुंदर था। एक मिडिल क्लास फैमिली से आई अन्या के लिए ये सब एक सपने जैसा था, लेकिन एक और बात थी जिसे देखकर वो अब थोड़ा वियर्ड फील कर रही थी। क्या था ऐसा जिसे देखकर अन्या वियर्ड फील कर रही थी? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी सिर्फ। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।